देखिएगा बच्चों, आज बैक टू बैक 2 क्लासें हैं। ठीक है, दूसरा जो है कल मैंने अकबर पढ़ाया था, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए आगे हम जहांगीर पढ़ाता हूं मैं आपको। ठीक है, आज जहांगीर पढ़ाता हूं, जिसका कार्यकाल अकबर की मृत्यु के बाद 1605 से 1627 के बीच में होता है। ये अपने कार्यकाल, अकबर के कार्यकाल के दौरान याद रखिएगा 1602 में जो है विद्रोह करता है, और विद्रोह करने के साथ जो अकबर के नवरत्नों में एक था अबुल फजल, याद रखेगा। ठीक है, उसकी हत्या करवाता है, और उसकी हत्या किससे करवाता है? वीर सिंह बुंदेला से। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार से उसकी हत्या करता है, और इस टाइम पे इसका नाम सलीम होता है। ठीक है, सलीम। जो अकबर था वो सलीम चिश्ती को बहुत मानता था, तो उनके नाम पे, मतलब उनको समर्पित इसका नाम रखा था सलीम, और इसको सलीम बाबू कहता था बचपन में। ठीक है, जैसे ही अकबर की मृत्यु होती है 1605 में, तो क्वेश्चन आता है कि अकबर की मृत्यु के समय मुगल सूबे कितने रह गए थे? 15। और अकबर के शासनकाल में जब ये युवावस्था में थे, तो उसके उस टाइम पे इनके पास थे 18 सूबे। ठीक है, और अकबर की मृत्यु के टाइम पे 15 रह जाते हैं। जो आपका असम यहाँ वाला एरिया होता है, वो अंतिम तौर पे फ्रीडम हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, जो आपका जहांगीर जैसे ही शासनकाल में बैठता है, तो इसके शासनकाल के स्टार्टिंग दौर में तो ठीक है, ये फ्रीडम रहता है। ठीक है, एक स्वतंत्र शासक रहता है, और इसी बीच में कुछ लोक हितवादी, समझ में ना, लोक हितवादी फैसले लेता है। समझ में ना, लोक हितवादी फैसले लेता है, जिनमें पहला होता है न्याय व्यवस्था। क्या होती है? न्याय व्यवस्था होती है। न्याय व्यवस्था के तहत बच्चों ये क्या करता है? ठीक है, न्याय व्यवस्था के अंतर्गत ये आगरा में, याद रखेगा, आगरा में शाहबुर्ज किला होता है। याद रखेगा, शाहबुर्ज किला होता है। आगरा के शाहबुर्ज किले से यमुना नदी तक एक चैन लगाता है सोने की, और इस पे लगभग 60 घंटियां सोने की लगाता है। ठीक है, 60 घंटियां सोने की लगाता है। और इसके शासनकाल में याद रखेगा, किसी को भी कोई न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो शाहबुर्ज के किले के ठीक सामने यमुना नदी के किनारे पे आकर, ये जो 60 घंटे वाली लंबी डोर थी, जो नदी के आर पार होके राजा के महल तक आती थी, उसको बजाता था, तो उसे बताया जाता कि उसे न्याय मिलता था। और ऐसा करने वाला जो पहला शासक था दिल्ली सल्तनत में, वो इल्तुतमिश था। याद रखेगा, इल्तुतमिश ने भी जो है, हालांकि उसने चैन नहीं बना रखी थी, लेकिन अपने महल के आगे शेरों में जो बनाए हुए थे, उस पे 2 घंटियां उसने टांगी हुई थी। समझ में ना। दूसरा, जहांगीर ने जो है अपने शासनकाल में आते ही 12 अध्यादेश जारी किए। 12 अध्यादेश जारी किए। इन अध्यादेशों में एक ये भी था, मदपान निषेध और तंबाकू निषेध। ठीक है, मदपान निषेध और तंबाकू निषेध। और इन 12 अध्यायों का उल्लेख इसने तुजुक ए जहांगीरी बुक में कर रखा है, जिसे इसने स्वयं जो है फारसी भाषा में लिखा था। ये एक अच्छा विद्वान और समालोचक भी था, याद रखिएगा। ठीक है, तो 12 अध्यादेशों का उल्लेख ये तुजुक ए बाबरी में करता है, जो ये मूलतः फारसी भाषा में लिखता है। तो अभी तक 2 मुगल बादशाह हैं जिन्होंने अपनी स्वयं की जो है बायोग्राफी लिख रखी है। एक तो बाबर होता है, जो बाबरनामा लिखता है। ठीक है, बाबर जो होता है, बाबरनामा लिख चुका होता है, लेकिन बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। मैंने आपको अभी बताया था कल ही कि अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान का ना बाबरनामा को तुर्की से फारसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लेकिन जो जहांगीर होता है, वो तुजुक ए जहांगीरी जो है, वो फारसी भाषा में लिखाता है, और 12 अध्यादेशों का उसमें उल्लेख करता है। तो इस प्रकार से ये जो है लोक हितवादी फैसलों का निर्णय करता है। आया समझ में? इसके अलावा बच्चों ये क्या करता है, याद रखिएगा, मनसबदारी या सैन्य व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए। ठीक है, मनसबदारी और सैन्य व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए ये बंदा 2 अस्पा, याद रखिएगा, 2 अस्पा व सी अस्पा जो है 2 पद्धतियों को लॉन्च करता है। समझ में ना, ये मनसबदारी के तहत है। क्वेश्चन आता है कि 2 अस्पा और सी अस्पा किसने लॉन्च की थी? तो आपका सीधा आंसर होगा जहांगीर ने। ठीक है, इसने क्या किया था? 2 अस्पा के तहत जो मनसबदारी, जिनको मनसब सवार दिया जाता था, जिसको जितना सवार दिया जाता था, ठीक है, जिस मनसबदार को जितना सवार दिया जाता था, तो वो अपने सवार के 2 गुने तक घोड़े रखेगा, 2 गुने तक घोड़े रखेगा। ठीक है, जिसको जितने मनसब के तहत सवार दिए जाते थे, तो 2 अस्पा के बाद जहांगीर ने जो लॉन्च किए कि भैया आपको 400 सवार मिले हुए हैं, तो आप 400 का दोगुना घोड़े, यानी कि 800 घोड़े तक का जो है क्राइटेरिया देखोगे। ठीक है, इसके बाद सियस्पा क्या था? इसमें जिन लोगों को मनसबदारी के तहत सवार मिले होते थे, तो उन्हें अपने सवार के 3 गुना तक घोड़े रखना जो है, मतलब कंपलसरी था। ठीक है, 3 गुना तक घोड़े रखना कंपलसरी था। तो 2 अस्पा जो है मनसबदारी के तहत जिसको जितना सवार मिलता था, उसके 2 गुने तक घोड़े रखने होते थे।
सियस्पा, जिसको मनसबदारी के तहत जितने सवार मिलते होते थे उसके तिगुने जो है क्या रखने पड़ते थे, घोड़े। तो दोअस्पा सियस्पा व्यवस्था इसकी सीधे सैन्य व्यवस्थाओं से जुड़ी है, जो ये लॉन्च करता कौन, जहांगीर। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा डाटा। इसके बाद बच्चों क्या होता है, इसके शासनकाल में इसका पुत्र होता है खुसरो। ठीक है, इसका बड़ा पुत्र होता है खुसरो, याद रखिएगा, जिसका जन्म मानबाई से होता है। इसकी शादी मानबाई की जो है जहांगीर से होती है, और मानबाई से खुसरो की उत्पत्ति होती है, और खुसरो जो होता है जहांगीर का बेटा होता है। तो ये जहांगीर के शासनकाल में विद्रोह कर देता है। ठीक है, खुसरो इसका जो बेटा होता है वो विद्रोह कर देता है, याद रखिएगा। और बताया जाता है कि इसके विद्रोह के पीछे जो कारण है, जो सपोर्ट है, जहांगीर ने वो ढूंढा, और इसके विद्रोह के पीछे जो सपोर्ट था बताया जाता है कि सिखों के 5वें गुरु, ठीक है, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव ने सपोर्ट तो क्या दिया था, इसे आशीर्वाद दिया था कि तेरी विजय होगी करके। ठीक है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा। तो खुसरो ने इसके टाइम पे क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। सीधे इसने क्या कर दिया, खुसरो के विद्रोह को दबा दिया और खुसरो को तो अंधा बना दिया। ठीक है, और सिखों के 5वें गुरु को सीधे दिल्ली दरबार बुला के वहां पे बुलाकर फांसी पे चढ़ा दिया। किस पे, फांसी पे चढ़ा दिया। तो क्वेश्चन आता है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी, जहांगीर ने की थी। क्यों की थी, क्योंकि जहांगीर को लगा था कि उसने विद्रोह के दौरान जो है खुसरो की मदद की थी। ऐसा किसको लगा था, जहांगीर को लगा था। ठीक है, और जो इस सिखों के 5वें गुरु है गुरु अर्जुन देव, इन्होंने ही सिखों के जो ग्रंथ है आदि ग्रंथ को लिखा है। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे हमारा जो है गीता है, सिखों का ईसाइयों का बाइबल है, ठीक है, और इस्लामिक जो लोग हैं उनका क्या है, कुरान है। उसी तरह सिखों का आदि ग्रंथ है, समझ में ना। तो ये आदि ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, इनके 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा। इनके जो पहले गुरु होते हैं नानक, उनकी कहानी हमारे चंपावत जिले में जो रीठा मीठा साहिब है उससे लगाया जाता है। कहा जाता है कि अपने हिमालयी यात्रा के दौरान जो नानक होते हैं वो लोहाघाट होते हुए अपने रीठा मीठा साहिब रुक जाते हैं, जहाँ पे लदिया और रठिया नदी का संगम है। तो वहां पे लगने से उनके पता नहीं कोई एक शिष्य को मुंह में कड़वा रख जाता है, तो और वहीं से उठ के नानक जो है उसको रीठा जो होता है हमारे यहाँ वो थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन वो रीठा देते हैं जो शिव जी के पेड़ के ऊपर था, तो वो मीठा होता है। ठीक है, इसलिए उसका नाम रीठा मीठा साहिब रखा। रीठा वहां मीठा होता है, इसलिए उसका नाम रीठा मीठा साहिब रखा। ठीक है, तो 5वें गुरु की हत्या कौन करवा रहा है, जहांगीर करवा रहा है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है बच्चों, ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में 1611 का टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, महत्वपूर्ण टाइम पीरियड है 1611 का। इस बीच में क्या होता है, 1611 में नवरोज के त्योहार के दिन ये जो है मेहरू नीसा याद रखिएगा, जिसको ये नूरजहां की उपाधि देते हैं। मेहरू नीसा को नूरजहां की उपाधि कौन देता है, जहांगीर देता है, और नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरू नीसा था। ठीक है, जो एक ईरानी महिला थी। ठीक है, याद रखिएगा। होता क्या है, मेहरू नीसा किसकी बीवी होती है, थोड़ा बैकग्राउंड ट्रैक देखते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान मारवाड़ अभियान में एक शेर-ए-अफगान, ठीक है, शेर-ए-अफगान एक सैनिक होता है जो मारवाड़ अभियान में जो होता है किसके साथ भेजा जाता है, जहांगीर के साथ अकबर भेजता है। ठीक है, और जब ये मारवाड़ अभियान में आते हैं तो बताया जाता है कि रात्रि में जो है जहांगीर के कैंप पे जो है शेर अटैक कर लेता है, और ये जो शेर-ए-अफगान होता है वो शेर को मार देता है। तो इस उपलक्ष्य में जहांगीर इसे शेर-ए-अफगान की उपाधि देता है। ठीक है, और ये जो होता है नूरजहां का पहला पति होता है। इस अभियान में हमें एक इंट्रोडक्ट मिलता है कि यहाँ पे ये जो है जहांगीर को मिला था। बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1611 में नवरोज त्योहार के दिन जो है जो जहांगीर होता है वो मेहरू निसा को देखता है और इससे शादी कर लेता है, और इसको नूरजहां या नूर महल की उपाधि देता है। ठीक है, या नूर महल की उपाधि देता है। जैसे ही 1611 में जहांगीर की शादी नूरजहां से होती है, वैसे ही मुगल काल में जो है 2 गुटों में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मुगल काल 2 गुटों में कन्वर्ट हो जाता है, और सबसे प्रमुख गुट के रूप में जो उभरता है वो उभरता है कौन, नूरजहां गुट। ठीक है, तो 1611 के बाद जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां गुट, याद रखेगा,
नूरजहां गुट का निर्माण होता है, नूरजहां गुट का, ठीक है। नूरजहां गुट का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 शासनकाल में होता है, याद रखेगा। एक इसका शासनकाल चलता है 1611 से 1622 तक, और 1622 से लेके 1627 तक 2 टाइम पीरियड चलते हैं। पहला टाइम पीरियड जो होता है 1611 से 1622 तक नूरजहां गुट का, ये बड़ा स्वर्णिम काल होता है, और 1622 से 1627 तक नूरजहां गुट का थोड़ा पतन का शासनकाल होता है। तो 1611 से 1622 तक नूरजहां गुट में कौन कौन शामिल होते हैं वो पूछा जाता है। इस बीच में इसके पिता गयास बेग, याद रखेगा, गयास बेग होता है, जिसे जिसे जहांगीर एतमा उद्दौला की उपाधि दिया रहता है। एतमा उद्दौला की उपाधि दिया रहता है। कौन? इसका पिता होता है नूरजहां का। दूसरी इसकी माता क्या है, हसरत, कुछ ऐसा ही नाम है यार, मेरे दिमाग से निकल गया। आई थिंक नुसरत जहां थी, ठीक है, नुसरत जहां थी, नुसरत जहां थी इसकी माँ, ठीक है, नुसरत जहां दूसरी इसकी माँ। तीसरा इसका भाई आसफ खां, और चौथा जो होता है वो शामिल होता है खुर्रम, ठीक है, जिसे आगे आप इतिहास में शाहजहां के नाम से पढ़ोगे, शाहजहां के नाम से पढ़ोगे। तो पहला एतमा उद्दौला, दूसरा असमत बेगम, यार सॉरी नुसरत नहीं, असमत बेगम, ठीक है, असमत बेगम, याद रखिएगा, असमत बेगम इसकी माँ होती है। असमत जहां भी इसे बोला जाता है, असमत बेगम। तो 1611 से लेकर 1622 तक जो नूरजहां गुट में शामिल होते हैं, उसके पिता, उसकी माँ, उसका भाई और खुर्रम शाहजहां। तो उसके पिता का नाम होता है गयास बेग, जिसे जहांगीर एतमा उद्दौला की उपाधि देते हैं। उसकी माँ होती है असरत जहां, जो याद रखिएगा भारत में इत्र बनाने की, जिसने भारत में पहली बार कला का विकास किया, ठीक है, इत्र बनाने की कला, जिससे परफ्यूम बनता है। इसके अलावा आसफ खां और उसके बाद खुर्रम शाहजहां। ये क्वेश्चन पीसीएस प्री में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन नूरजहां गुट में शामिल नहीं था। अब देख लीजिएगा कौन कौन शामिल था। गयास बेग, एतमा उद्दौला, असमत बेगम उसकी माँ, आसफ खां और खुर्रम, ठीक है, 1611 से लेकर 1622 तक। एतमा उद्दौला की बात बताओ, गयास बेग की, तो इसको गयास बेग को एतमा उद्दौला की उपाधि जो देता है वो देता है जहांगीर। और एतमा उद्दौला जो होता है बच्चों याद रखेगा, जो एतमा उद्दौला होता है, बाद में इसकी मृत्यु के बाद नूरजहां इसका मकबरा बनाती है, ठीक है, नूरजहां जो होती है इसका मकबरा बनाती है। इसका जो मकबरा होता है इसकी बड़ी खासियत है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नूरजहां अपने पिता की याद में एतमा उद्दौला का मकबरा बनाती है, इसमें पहली बार भारत में पितरादुरा, समझ में ना, पितरादुरा शैली का जो है प्रयोग किया है, पितरादुरा शैली का। दूसरा, ये भारत में पूर्णतः संगमरमर से बनने वाली पहला मकबरा होता है, ठीक है, पूर्णतः संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा होता है। तो जो एतमा उद्दौला का मकबरा होता है, उसकी मृत्यु के बाद जो नूरजहां बनाती है, उससे बड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो भारत में पहली बार एतमा उद्दौला के मकबरा पे पितरादुरा शैली का निर्माण होता है, और दूसरा पूर्णतः ये संगमरमर से बना होता है, ठीक है। और वैसे बता दूं, भारत में पहली बार जो हल्का फुल्का संगमरमर का यूज किया गया था किसके मकबरे पे, तो वो हुमायूं के मकबरे पे किया गया था, ठीक है, हुमायूं के मकबरे पे, अकबर द्वारा, ठीक है। तो भारत में पहली बार संगमरमर का प्रयोग किसके मकबरे पे किया गया था, हुमायूं के। और पहली बार पूर्णतः संगमरमर का प्रयोग किया गया था एतमा उद्दौला के, उसमें जो गयास बेग जिसका नाम था, जिसे एतमा उद्दौला जहांगीर उपाधि देता है, और इसकी मृत्यु पर नूरजहां इसका मकबरा बनाती है। असमत बेगम इसकी मां थी, जिसे इत्र निर्माण शैली का जन्मदाता बोला जाता है। आसफ खां और खुर्रम इस गुट में शामिल थे। दूसरा टाइम पीरियड चलता है नूरजहां गुट का 1622 से लेकर 1627 तक। इस टाइम पीरियड पे तीनों तो होते हैं, लेकिन खुर्रम मूवमेंट हो जाता है, खुर्रम वॉकआउट कर लेता है, खुर्रम हट जाता है, ठीक है। तो 1622 से लेके 1627 तक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 1611 से 1622 तक तो खुर्रम था ही ना। अगर पूछेगा कि नूरजहां गुट में जो उसका दूसरा शासनकाल चलता है, उसमें किसने कदम पीछे कर ले, तो वो खुर्रम। लेकिन स्टार्टिंग वाला पूछेगा तो खुर्रम था, बिल्कुल 11 साल तक खुर्रम था, समझ में आया, याद रखेगा, क्योंकि खुर्रम जो है जहांगीर का ही पुत्र था। तो ये थी मेहरुनिसा, और जो जिसका नाम क्या था, नूरजहां, ठीक है। इस प्रकार से नूरजहां की कहानी रही। इसके बाद याद रखेगा जो चित्तौड़गढ़ का किला था, अकबर के शासनकाल की कलंकित विजय वो बोली जाती है। 1615 में जहांगीर जो होता है, यहाँ के शासक अमर सिंह के साथ, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के शासक अमर सिंह के साथ मिलकर जहांगीर चित्तौड़गढ़ की संधि कर लेता है, समझ में ना, चित्तौड़गढ़ की संधि कर लेता है। क्वेश्चन आता है किस मुगल बादशाह ने सबसे पहले चित्तौड़गढ़ की संधि की, तो किसने की थी,
जहांगीर ने, और कब 1615 में, और किसके साथ, अमर सिंह। चित्तौड़गढ़ संधि में 2 कंडीशन रखी थी। मुगलों ने जो कंडीशन रखी थी कि हम आपको दे देंगे, अमर सिंह से कहा कि आप चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को किलेबंदी नहीं करोगे, ठीक है, किलेबंदी नहीं करोगे इसकी। तो अमर सिंह ने शर्त रखी कि जो चित्तौड़गढ़ के आसपास में जो क्षेत्र मुगल आधिपत्य में है उनको फिर से चित्तौड़गढ़ के राजा अमर सिंह को दिया जाए। तो दोनों एग्री हो गए। अमर सिंह एग्री हो गया कि चित्तौड़गढ़ के किले की हम किलेबंदी नहीं करवाएंगे, और जहांगीर एग्री हो गया कि जो मुगल आधिपत्य क्षेत्र है कहां पे, चित्तौड़गढ़ के आसपास में, उनको हम तुम्हें दे देंगे। तो इस प्रकार से एग्रीमेंट हुआ जिसमें दोनों की सहमति बनी। इसे बोला जाता है चित्तौड़गढ़ की संधि, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा बच्चों देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट डाटा है जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में जो है, जहांगीर अपने शासनकाल में जो है तंबाकू पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है। तंबाकू पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला जो शासक होता है पहला, वो कौन होता है, जहांगीर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो जहांगीर का शासनकाल है बच्चों, वो चित्रकारी, ठीक है, चित्रकारी का चरमोत्कर्ष का शासनकाल कहलाता है। जो चित्रकारी का स्वर्णिम काल जो बोला जाता है वो जहांगीर के शासनकाल को बोला जाता है। इसके शासनकाल के दौरान 2 महत्वपूर्ण चित्रकार थे, जिसका एक का नाम था उस्ताद मंसूर और दूसरे का नाम था अबुल हसन, ठीक है, अबुल हसन। अबुल फजल अलग है, ठीक है, अबुल फजल जो है अकबरनामा लिखने वाला है, ये है अबुल हसन, ठीक है। तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन पूछे जाते हैं कि किसके दरबार के जो प्रमुख चित्रकार है, क्योंकि देखिएगा चित्रकारी जो है ना, इन दोनों ने ही जो है जहांगीर के शासनकाल में पीक लेवल पे पहुंचाई। समझ में, जहांगीर का शासनकाल बोला जाता है लेकिन उसके पीछे चित्रकारी सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंचाने का जो रीजन है वो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन का आता है, ठीक है। तो उस्ताद मंसूर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जहांगीर के शासनकाल में पक्षियों का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार होता है, ठीक है। पक्षियों का क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ चित्रकार होता है। और जो अबुल हसन होता है वो व्यक्तियों का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार होता है। किसका, व्यक्तियों का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार होता है। इवन अबुल हसन ने जो है, बताया जाता है कि जब जहांगीर का राज सिंहासन हुआ था तो उसके राज सिंहासन बैठते समय उसका चित्र उकेरा है बड़े अच्छे लेवल पे, समझ में ना। तो इस प्रकार से जो है अबुल हसन और उस्ताद मंसूर जो थे, उस्ताद मंसूर जो था पक्षियों का चित्रकार और अबुल हसन व्यक्तियों का चित्रकार। तो इस प्रकार से जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकारी थी वो अपने पीक लेवल पे थी, इसीलिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। यही 2 चित्रकार थे जिन्होंने पीक लेवल पे पहुंचाई थी मुगल काल में चित्रकला। उस्ताद मंसूर था पक्षियों का और अबुल हसन था किसका, व्यक्तियों का। और अबुल हसन ने जो है जहांगीर के शासन राज्यारोहण का जो है चित्र उगेरा है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिएगा जहांगीर के शासनकाल में जो अंग्रेज होते हैं, ब्रिटिशर्स, ठीक है, जो अंग्रेज होते हैं वो इसके शासनकाल में व्यापार के लिए शाही फरमान लेने आते हैं, व्यापार के लिए शाही फरमान लेने आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो तटवर्ती एरिया थे वो मुगल आधिपत्य में थे, ठीक है। और इस टाइम पे पुर्तगालियों का प्रभाव बताया जाता है कि जो है जहांगीर पे ज्यादा था। तो सबसे पहले 1608 में इसके यहाँ जो आता है पहला अंग्रेज, वो कैप्टन हॉकिंस होता है, याद रखिएगा। कौन, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस होता है जो ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत होता है। जेम्स प्रथम का क्या होता है, राजदूत होता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि जब कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के शासनकाल में आया था तो उस टाइम पे ब्रिटेन सम्राट कौन था, जेम्स प्रथम, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस आता है, तो कैप्टन हॉकिंस जो होता है 3 साल इसके दरबार में रहता है, 1608 से लेकर 1611 तक, ठीक है। और इसी बीच में अकबर जो होता है इसे फिरंगी खां वह इंग्लिश खां की उपाधि देता है, याद रखिएगा। वह किसकी, इंग्लिश खां की उपाधि। ये पूछा गया कि इंग्लिश खां की उपाधि जहांगीर ने किसको दी थी, कैप्टन हॉकिंस को। फिरंगी खां की उपाधि किसको दी थी, कैप्टन हॉकिंस को। साथ ही इसको अपने शासनकाल में इसने 400 मनसब दिए, ठीक है, 400 मनसब भी दिए किसको, जेम्स प्रथम को, सॉरी कैप्टन हॉकिंस को। तो इस प्रकार से कैप्टन हॉकिंस जो है 3 साल इसके दरबार में रहा, फिरंगी खां इंग्लिश का उपाधि दी और जो है 400 मनसब दिए। लेकिन क्या होता है, इन 3 सालों में घुल मिल के भी ये जो है
जहांगीर से, याद रखिएगा, शाही फरमान लेने में असफल होता है। ठीक है, जहांगीर से क्या करता है, शाही फरमान लेने में असफल होता है। कौन, याद रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस। हालांकि इतना कुछ हो गया होता है, सारा डाटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला याद रखिएगा, इसके शासनकाल में 1615 में एक और आता है सर टॉमस रो। ठीक है, सर टॉमस रो। तो सर टॉमस रो सीधे जहांगीर से नहीं मिलता है। इस टाइम पे मैंने आपको बताया कि जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां गुट का प्रभाव होता है। ठीक है, नूरजहां गुट का प्रभाव होता है। तो सर टॉमस रो जो होता है नूरजहां गुट के आदमियों को बहुत बड़े उपहार देता है। ठीक है, बहुत बड़े उपहार व पुरस्कार देता है। तो अब डेफिनेटली नूरजहां गुट को आपने पसंद कर लिया, तो एक प्रकार से सोचिएगा कि आप जो है आपने जहांगीर को पसंद कर लिया। ठीक है, तो सर टॉमस रो ने नूरजहां गुट को बहुत बड़े बड़े उपहार दिए। तो नूरजहां गुट ने जहांगीर को समझाया, तो जहांगीर ने पहली बार अंग्रेजों को, किसी मुगल बादशाह ने भारत में जो है व्यापार करने का शाही फरमान दिया था। ठीक है, व्यापार करने की अनुमति दे दी थी, याद रखिएगा, व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति सबसे पहले किसने दी, जहांगीर ने दी, और किसको दी, सर टॉमस रॉ को दी। हालांकि ये अंदर की कहानी है कि इन्होंने नूरजहां गुट को जो है पहला फुसला और जो है पुरस्कार देके किया था। ठीक है, तो ये रहा आपका जहांगीर के बारे में। और इसके बाद याद रखिएगा, जहांगीर की जब 1627 में मृत्यु होती है, तो इसको जो है इसकी मृत्यु के दौरान, मृत्यु के बाद लाहौर में रावी नदी के तट पर जो है दफनाया जाता है। यही लाहौर में रावी नदी के तट पे 1929 में कांग्रेस का प्रसिद्ध अधिवेशन होता है, जिसमें पहली बार जो है स्वतंत्र जो है तिरंगा जो है, समझ में आया ना, स्वाधीनता की बात हुई थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन की, कई बार पूछा जाता है किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसी अधिवेशन के चलते इन्होंने 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी तट पर पहली बार भारत का तिरंगा फहराया था। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने 26 जनवरी को अपने आप को गणतंत्र जो है घोषित किया था। उसी को लेते हुए हम जो है अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी कि जो 26 जनवरी है। ठीक है, तो ये आपका जहांगीर का डाटा। और इससे पहले वाली क्लास उत्तराखंड व्यक्तित्व। कल मेरा भी जन्मदिन है। ठीक है, तो मैंने कहा जन्मदिन से एक रात पहले आपको सरप्राइज करूं, और 2 महत्वपूर्ण कंटेंट वाली क्लास है। तो मैं तो कुछ नहीं कहता हूं, आप खुद ही देख लीजिएगा कि कंटेंट काम आता है कि नहीं आता आपके। लेकिन ये पूरा मतलब 100% एफर्ट वाला कंटेंट है। ठीक है, तांग झोंक वाला नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ से करो वहां से करो। तो जो भी जुड़ रखा है बिल्कुल दिल जान से जुड़े। आगे आपका एसआई पटवारी है तो वहां पे बहुत काम आएगा ये सारा कंटेंट। ठीक है, बाकी बेसिक तो मैंने पढ़ा रखा है, वो भी करते रहो, तो काफी काम आने वाला है कंटेंट एग्जाम में। तो देखते हैं, ठीक है, कितना कंटेंट मैं आपके लिए यूजफुल बना सकता हूँ। वो मेरे ऊपर है, मेरे कंटेंट के ऊपर है कि कितना यूजफुल आपके लिए होता है। ठीक है, पढ़िएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मोटिवेशन क्लास जो है मैं बाद में लाऊंगा। फिलहाल जो है हमारा कोर्स चलेगा, और देखते हैं क्या प्लान होता है आगे। ठीक है, जो भी होगा बढ़िया प्लान होगा। फिलहाल तो ये करते हैं एक इम्पोर्टेंट शासक और व्यक्तित्व। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक साइड आपका अर्थव्यवस्था है, तो उसको मतलब थोड़ा आगे कराएंगे, टेंशन न ले, जहां पे रुक रखा है उससे आगे करवाऊंगा। तब तक इतिहास का ये भी पार्ट जो इम्पोर्टेंट शासक है ये भी मैं करवाते रह रहा हूँ। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो कलेक्ट हो जाएगा। मतलब आप एक थोड़ा वो हो जाओगे कि यार हाँ, हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट भी सर ने कवर करवा रखा है, इकोनॉमी वाला, पॉलिटी वाला ऑलरेडी हो चुका है, ज्योग्राफी का एक टर्न खत्म हो चुका है, दूसरा टर्न चलेगा। तो कोशिश करेंगे कि नवंबर तक सारा टर्न जो है हमारा खत्म हो जाए एसआई के पेपर तक। ठीक है, और हिंदी भी होगा, टेंशन न ले, हिंदी भी मैं करवाते रहूँगा। और आपकी जो सबसे ज़्यादा डिमांड है हिंदी साहित्य को लेके, वो मैं जल्दी ही उत्तराखंड व्यक्तित्व खत्म होके वो शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, हिंदी साहित्य इम्पोर्टेंट लेवल पे और बहुत ही अच्छी जानकारियों के साथ। तो इसी के साथ आप लोगों को जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे, और जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो कर रहे होंगे। ठीक है, 7:45 हो रहा है, जल्दी जल्दी एक क्लास अपलोड करता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी अपलोड करता हूँ। तो अब पूरी रात आपके पीछे ही लगता हो वो अपलोड करने में। उसके बाद भी आप नहीं पढ़ते हो तो ये फिर आपकी गलती है, क्योंकि मैं तो आपके लिए लगाई हूँ, देख रहे हो, है ना। तो कल मेरा बर्थडे है, हो सकता है कि कल क्लास नहीं भी आ सकती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा फैमिली के साथ सेलिब्रेशन भी होता है। तो फिर देखते हैं क्या होता है ना, अगर ऐसा कुछ हुआ तो देखते हैं। बाकी कल 15 जून है, और कल आपका पता है नीम करौली का मेला और भंडारा भी लगता है बहुत बड़े लेवल पे। तो देखते हैं, वहाँ जाने का प्लान तो हो रहा था पर कहाँ हो पाता है, सुबह कोचिंग है, फिर आप परसों आना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा।
तो जो भी है मतलब मैं बता दूंगा। बाकी इन 2 क्लासों का एंजॉय करें आज, ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से। कंटेंट पसंद आता है तो नीचे लिख भी दिया करो कि यार सर कंटेंट पसंद आ रहा है, एज इट इज़ एग्जाम के पर्पज से बना रहे हो आप, ठीक है, तो चलेगा। सभी लोगों को शुभ रात्रि, ठीक है।